नमस्कार। आज हम संसद के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जो कि कक्षा 12 के भाग ब की सेकंड यूनिट का फर्स्ट चैप्टर है, संसद। देखिए, जैसा कि आपने अपनी पिछली क्लास में पढ़ा होगा, सरकार, राज्य, इनके बारे में। राज्य सरकार में अंतर क्या है, राज्य और सरकार क्या है, तो थोड़ा हम बैकग्राउंड में चल के उनके बारे में बात करें, उसके बाद में हम आगे चलेंगे। जैसा कि आप सब ने पढ़ा है कि राज्य की उत्पत्ति किस प्रकार हुई। दैवीय सिद्धांत राज्य की उत्पत्ति के लिए अपना अलग विचार रखता है। शक्तिवादी सिद्धांत, वहीं सामाजिक समझौता सिद्धांत, ये सब सिद्धांत अपने अपने हिसाब से राज्य की उत्पत्ति के बारे में अपनी संकल्पना देते हैं। तो उसी संदर्भ में हम बात करें तो राज्य जो कि एक अमूर्त संकल्पना है, जिसे देखा नहीं जा सकता है। अमूर्त संकल्पना होने की वजह से इसके कार्य संचालन के लिए इसकी एक महत्वपूर्ण संस्था सरकार की आवश्यकता होती है, जो कि राज्य को एक मूर्त स्वरूप प्रदान करती है। सरकार जो होती है, सरकार भी अपने कार्य करने के लिए सरकार के 3 अंग होते हैं: व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। सरकार के 3 अंग होते हैं: व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। आज हम सरकार के पहले अंग व्यवस्थापिका के बारे में बात करेंगे इस अध्याय में। जैसा कि हम जानते हैं कि व्यवस्थापिका को अलग अलग देशों में अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। जैसे हम बात करें अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका में इसे कांग्रेस के नाम से पुकारा जाता है। वहीं ब्रिटेन में व्यवस्थापिका को पार्लियामेंट कहा जाता है। जापान की व्यवस्थापिका को डायट, जर्मनी में बुंडेस्टाग, वहीं इराक में इसे मजलिस, और भारत की व्यवस्थापिका को संसद कहा जाता है। आप जानते हैं, हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उसका नाम भी संसद है। यानी कि जो भारत में जो व्यवस्थापिका है, जो सरकार का पहला अंग है व्यवस्थापिका, उसे भारत में संसद के नाम से संबोधित किया जाता है। आइए हम पढ़ते हैं संसद के बारे में। हमारे संविधान के अनुच्छेद 79 में, अनुच्छेद 79 के अंदर संसद का उल्लेख किया गया है। ये उस अनुच्छेद 79 में कहा गया है कि भारत में 2 सदन और राष्ट्रपति से मिलकर संसद का निर्माण होगा। अर्थात राष्ट्रपति प्लस राज्यसभा प्लस लोकसभा, ये तीनों मिलकर संसद का निर्माण करते हैं। यानी संसद के 3 अंग हैं: राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। ये संसद के 3 अंग हैं। अगर हम कहें संसद के सदनों की बात करें तो संसद के सदन 2 हैं: राज्यसभा और लोकसभा। वहीं संसद के अंग की बात करें तो संसद के 3 अंग हैं। संसद के 3 अंग हैं: राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। देखिए, बात करें तो प्राचीन काल में भी आज जैसे जिस प्रकार से हमारी संसद कार्य करती है, प्राचीन काल में भी हमें एक ऐसी संस्था देखने को मिलती है जिसका उल्लेख ऋग्वेद काल में है, जहाँ पर सभा और समिति नाम की 2 संस्थाएं थी, जो कि आज के राज्यसभा और लोकसभा की तरह कार्य करती थी। जो आज हम राज्यसभा का स्वरूप देखते हो, जो राज्यसभा जिस प्रकार कार्य करती है, प्राचीन काल में वही कार्य और उसी प्रकार से उनकी भूमिका थी, वो थी सभा। और समिति जिस प्रकार से आज लोकसभा अपने कार्य करती है प्रत्यक्ष रूप से और प्रत्येक भागीदारी होती है, उसी प्रकार प्राचीन काल में ऋग्वेद में उल्लेखित समिति कार्य किया करती थी। आइए हम आगे बढ़ते हैं। संसद, अगर किसी व्यक्ति को संसद का सदस्य बनना है तो उसके अंदर किन किन योग्यताओं को उसे धारण करना अनिवार्य है। तो हम बात करें संसद सदस्य बनने की योग्यताओं के बारे में, तो ज़्यादातर बच्चों को देखा गया है कि वो संसद सदस्यों की योग्यता याद तो कर लेते हैं, लेकिन इसमें से कुछ थोड़ा गड़बड़ कर देते हैं। तो सबसे पहले संसद सदस्य बनने के लिए सबसे पहले और अनिवार्य योग्यता होनी चाहिए, वो है भारत का नागरिक हो। यानी कि आपको भारत का नागरिक होना आवश्यक है। चाहे अगर आप योग्यताएं रखते हो लेकिन आप भारत के नागरिक नहीं हो तो संसद के सदस्य बनने की योग्यता आप में नहीं है। दूसरा, अगर आप लोकसभा सदस्य बनने के इच्छुक हैं या लोकसभा का सदस्य बनना चाहते हैं तो आपकी न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। और अगर राज्यसभा के लिए आप चुनाव लड़ना चाहते हैं तो आपकी आयु न्यूनतम 30 वर्ष होनी चाहिए। याद रखेगा, हमारे संविधान में न्यूनतम आयु का उल्लेख है, ना कि अधिकतम आयु का। न्यूनतम आयु लोकसभा के लिए 25 वर्ष, राज्यसभा के लिए 30 वर्ष हो। आगे हम बात करें तीसरी योग्यता की, तो संसद का सदस्य बनने के लिए पागल और दिवालिया घोषित नहीं होना चाहिए। और चौथी योग्यता, जिसके अंदर हम बाकी सभी योग्यता को समेट सकते हैं, जैसे संसद द्वारा समय समय पर निर्धारित योग्यता रखता हो। यहाँ इस लाइन का कहने का अर्थ यह है कि संसद
समय समय पर योग्यता का प्रावधान चेंज करती रहती है। तो संसद द्वारा समय समय पर निर्धारित योग्यता वो रखता हो। जैसे पहले आपने देखा होगा संतान संबंधी कोई योग्यता नहीं थी। कुछ समय से आपने स्थानीय चुनावों में शिक्षा संबंधी प्रावधान भी देखे होंगे। तो संसद समय समय पर इसमें कुछ योग्यता और ऐड करती रहती है, कुछ हटाती रहती है। तो जो संसद समय समय पर योग्यता निर्धारित करती है वो भी उसे रखना अनिवार्य है संसद सदस्य बनने के लिए। और मान लीजिए अगर कोई संसद सदस्य बन जाता है तो इसके लिए वो किस प्रकार से निर्योग्य घोषित हो सकता है। अगर वो एक साथ दो स्थानों से चुना जाता है तो उसे दोनों में से किसी एक स्थान के को उसे छोड़ना पड़ता है, यानी एक स्थान के लिए वह योग्य हो जाता है। दल बदल के आधार पर अगर कोई व्यक्ति अपना दल बदल करता है तो उस दल बदल के आधार पर भी वो निर्योग्य हो जाता है, यानी संसद की सदस्यता खो देता है। पागल दिवालिया घोषित होने की स्थिति में या चुनावी अपराध या भ्रष्टाचार सिद्ध होने की स्थिति में वो अपनी संसद सदस्यता खो देता है। आइए आगे हम बात करें संसद सदस्यों के शपथ की। तो संसद सदस्यों को शपथ कौन दिलाता है? तो संसद सदस्य अपना स्थान ग्रहण करने से पहले राष्ट्रपति या उसके द्वारा इस कार्य हेतु नियुक्त व्यक्ति के समक्ष शपथ लेते हैं। नहीं, वो संविधान की शपथ लेते हैं। और कौन दिलाता है शपथ उन्हें? राष्ट्रपति। अगर राष्ट्रपति अनुपस्थित हो तो उसकी अनुपस्थिति में शपथ दिलाने का कार्य राष्ट्रपति द्वारा इस कार्य हेतु नियुक्त व्यक्ति के द्वारा किया जाता है। चलिए आगे चलते हैं, हम संसद के सत्र या बैठकों की बात करें। देखिए, यहाँ हमें 2-3 शब्द पहले समझने की ज़रूरत है। संसद का जो सत्र आहूत, संसद का सत्र जो स्थगन, संसद का जो सत्र का सत्रावसान किया जाता है वो कौन करता है और किसके द्वारा किया जाता है। सबसे पहले तो हम ये शब्द समझ लेते हैं, आहूत करना। आहूत करना यानी बुलाना। संसद का जो सत्र आहूत यानी बुलाना। संसद सत्र को स्थगित करना यानी टालना, अगले दिन के लिए टाल देना। जैसे कि आज कि सुबह 10 बजे कार्रवाई स्टार्ट हुई और शाम 5 बजे तक कार्रवाई चल रही थी, और अगले दिन के लिए अभी 5 बजे के बाद में जो इसकी कार्रवाई को अगले दिन के लिए टाल देना, यानी अगले दिन के लिए टाल दिया जाना। सत्र का अवसान करना, सत्र को ख़त्म करना, ये सत्रावसान कहलाता है। या सत्र को विघटन भी कह सकते हैं हम। देखिए, आज आगे पढ़ते हैं हम संसद के सत्र या संसद की बैठक। हमारे संविधान के अनुच्छेद 85 के अंदर संसद सत्र या संसद बैठकों का उल्लेख किया गया है कि संसद की सत्र बैठक कौन बुलाएगा, कैसे बुलाएगा, कहाँ होगी। तो संसद के सत्र को आहूत करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है। आहूत यानी बुलाना। राष्ट्रपति जिस समय चाहे, जिस स्थान पर चाहे, वे ठीक समझे वहाँ संसद के सत्र बुला सकता है। संसद के 2 सत्रों के बीच में 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए, यानी पहली और आगामी बैठक के मध्य अधिकतम 6 माह तक का अंतर हो सकता है, यानी 6 माह से अधिक का अंतर नहीं हो सकता है। भारत में भी जो संसद है वहाँ पर प्रत्येक वर्ष 3 सत्र होते हैं, यानी 3 अधिवेशन होते हैं। बजट सत्र जो कि फरवरी महीने से मई के बीच में होता है। मानसून सत्र जो कि जुलाई से लेकर सितंबर के मध्य होता है। शीतकालीन सत्र जो कि नवंबर और दिसंबर में। देखिए, इसे याद करना बहुत आसान है। जनवरी को हटा दीजिए, फिर फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, यानी 4 महीने लीजिए। फिर जून को हटा दीजिए, जुलाई, अगस्त, सितंबर 3 महीने लीजिए। फिर अक्टूबर को हटा दीजिए, फिर 2 महीने लीजिए, नवंबर, दिसंबर। ठीक है, ये 3 सत्र हैं। अब देखिए, अगर हम बात करें सत्र को स्थगित करने का, यानी कार्रवाई को अगले दिन के लिए टालने का काम कौन करता है? पीठासीन अधिकारी। ये पीठासीन अधिकारी कौन होता है? जो उस समय उस सदन की अध्यक्षता या उस सदन की जो मुख्य पीठ होती है उस पर बैठा होता है, उसे पीठासीन अधिकारी कहा जाता है। जैसे राज्यसभा में सभापति हैं तो पीठासीन अधिकारी, अगर सभापति नहीं है तो उसके उपसभापति आया तो उपसभापति पीठासीन अधिकारी। उसी प्रकार राज्यसभा में, लोकसभा अध्यक्ष पीठासीन अधिकारी, लोकसभा अध्यक्ष नहीं आया तो लोकसभा उपाध्यक्ष पीठासीन अधिकारी, लोकसभा उपाध्यक्ष नहीं आया तो अन्य जो भी पीठ पे आसीन होता है उसे पीठासीन अधिकारी कहा जाता है। तो जो उस पीठ पे पीठासीन अधिकारी होता है उसको ये अधिकार है कि वो कार्रवाई को अगले दिन के लिए स्थगित कर सकता है। अब हम बात करें सत्रावसान। जैसे कि बजट सत्र फरवरी में स्टार्ट हुआ और ये जब भी इसको ख़त्म करना, इसका सत्रावसान करना, तो ये कार्य राष्ट्रपति करेगा। यानी हम यहाँ समझ सकते हैं कि सत्र को आहूत करने का अधिकार भी राष्ट्रपति के पास है और सत्र को ख़त्म करने का अधिकार भी, यानी सत्रावसान या विघटन करने का अधिकार भी राष्ट्रपति के पास है। ठीक है, ये था संसद का सत्र। आगे हम बात करें गणपूर्ति या कोरम।
देखिए गणपूर्ति या कोरम, जैसे कि गणपूर्ति, जैसे कि नाम से प्रकट होता है, गण गण यानी लोग, पूर्ति यानी इतने लोगों की पूर्ति होनी चाहिए ताकि कार्रवाई को वैधता प्राप्त हो सके। जैसे कि संसद की कार्रवाई की सदस्यों की वह न्यूनतम संख्या जिसके बगैर कार्रवाई को वैधता प्राप्त नहीं होगी। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि मान लो संसद के 545 सदस्य लोकसभा में हैं और 245 सदस्य राज्यसभा में हैं, और हो सकता है कभी लोकसभा में 50 सदस्य आए या 20 सदस्य आए, 10 सदस्य आए, तो कार्रवाई को अगर संचालन कर दिया जाता है तो ये संसदीय भावना के अनुरूप नहीं होगा। इसीलिए यहाँ पर गणपूर्ति कोरम निर्धारित की गई है, जो कि 1/10 है। तो गणपूर्ति या कोरम होता क्या है? गणपूर्ति वह होती है सदस्यों की वह न्यूनतम संख्या होती है जिसकी उपस्थिति में सदन की कार्रवाई या सदनों की कार्रवाई को वैधानिकता प्राप्त होती है। ये जो गणपूर्ति होती है वो पीठासीन अधिकारी सहित, ध्यान रहे, पीठासीन अधिकारी सहित कुल सदस्यों का 10वां भाग होती है। लोकसभा में बात करें तो लोकसभा में 545 सदस्यों का 10% क्या होगा? 54.5। तो हम इसे राउंड फिगर में 55 ले लेते हैं। और अगर हम बात करें राज्यसभा की, तो राज्यसभा में 245 सदस्य हैं। 245 सदस्यों का 10% कितना होगा? 24.5। 24.5 यानी 25 सदस्य ले लेते हैं हम। संसद की भाषा की बात करें हम तो संसद की भाषा हिंदी और अंग्रेजी है, हिंदी और अंग्रेजी। लेकिन अगर पीठासीन अधिकारी चाहे तो वो अनुमति दे सकता है मातृभाषा के प्रयोग के लिए। ठीक है, अब हम दो ऐसे व्यक्तियों के मंत्री और महान्यायवादियों के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। उनको संसद में क्या अधिकार प्राप्त है? तो दोनों को सदन की किसी भी बैठक में भाग लेने का अधिकार है। वो भाग ले सकते हैं, बोल सकते हैं। ठीक है, लेकिन मंत्री केवल उसी सदन में अपना मतदान करेगा जिसका वह सदस्य। अगर लोकसभा का है तो लोकसभा में वोट देगा, राज्यसभा का है तो राज्यसभा में वोट देगा। लेकिन महान्यायवादी दोनों में मतदान नहीं कर सकता है, यानी क्योंकि वो न लोकसभा का सदस्य होता है न राज्यसभा का सदस्य होता है, इसलिए ना तो वो लोकसभा में वोट दे सकता है ना राज्यसभा में वोट दे सकता है। ठीक है, आगे के अध्याय आगे हम अगले अपने वीडियो में कंटिन्यू रखेंगे।